आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारत में एकता और विविधता, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एकता और विविधता की अवधारणाएं, जिसमें विविधता का अर्थ जानेंगे हम, विविधता का अर्थ, एकता का अर्थ जानेंगे और भारत में विविधता के रूप जानेंगे। इसमें प्रजातीय विविधता जानेंगे, भाषाई विविधता जानेंगे। विविधता का अर्थ होता है अलगाव, मतलब डिफरेंस। कई भाषाएं हैं भारत में, उन्हीं के बारे में जानेंगे विस्तार से। धार्मिक, अलग अलग धर्मों के लोगों के बारे में जानेंगे, इसको विविधता ही कहा गया है। जातिगत विविधता, सभी लोग अलग अलग जाति के हैं, ये जानेंगे। ये किस में पढ़ेंगे हम? भारत में विविधता के रूप के बारे में जानेंगे, डिफरेंस। आगे बढ़ेंगे हम भारत में एकता की कड़ी, जिसमें पढ़ेंगे भू राजनीतिक एकता, तीर्थचरणों की संस्था, समयोजन की परंपरा और भारत की निर्भरता की परंपरा। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं एकता और विविधता की अवधारणा। जिस विविधता का अर्थ समझ लेते हैं इसमें। और मैंने तो आपको बता दिया कि डिफरेंस, हमारे भारत में कई धर्मों के लोग हैं, कई जातियों के लोग हैं, उसको ही विविधता कहा गया है, डिफरेंस। सामान्यता है, विविधता का तात्पर्य असमानता है। क्या है? असमानता। असमानता है, परंतु हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका अर्थ असमानता के अलावा कुछ और भी है। इसका अर्थ है सामूहिक असमानता। सामूहिक असमानता अर्थात ऐसी असमानता जिससे एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोगों से अलग किया जा सके। एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोगों से अलग किया जा सके। यह असमानता किसी भी तरह की हो सकती है, अर्थात वैविकीय, धार्मिक और भाषा, किसी के आधार पर भी असमानता हो सकती है। उदाहरण स्वरूप इन्होंने बताया हुआ है कि जैविक असमानता के कारण हम में प्रजातीय अंतर है, उसी प्रकार धार्मिक असमानता के आधार पर हमें धार्मिक विविधता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि विविधता सामूहिक असमानता की ओर संकेत करती है। सामूहिक समूह के रूप में बात की जाए, जो समूह के रूप में जो अलग अलग हैं, कह सकते हैं। जैसे जाति की बात की जाए तो आप किसी अलग जाति के होंगे, आपके गांव वाले किसी अलग जाति के होंगे, तो इन्हीं सब चीज़ों को इन्होंने ही सामूहिक असमानता कहा है। विविधता शब्द एकरूपता के प्रतिकूल है। एकरूपता का अर्थ किसी विशेष प्रकार की समरूपता से है, जो संपूर्ण समूह की विशेषता होती है। एकरूपता मतलब पूरे जो समूह के बारे में बताए। इकाई या यूनिट का अर्थ एक होता है। एक फॉर्म या रूप का तात्पर्य सामान्य व्यवहार से है। अंततः जब सभी व्यक्तियों में कोई चीज़ सामान्य हो जाती है, तब हम उसे एकरूपता दर्शाने वाली कह सकते हैं। जैसे यूनिफॉर्म की बात की जाए, आप स्कूल जाते हैं तो आपकी यूनिफॉर्म एक जैसी सभी स्टूडेंट की होती है, तो उसको एकरूपता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एकरूपता कह सकते हैं। उसी चीज़ को इन्होंने कहा हुआ है, जब हम उसे एकरूपता दर्शाने वाले कह सकते हैं। जब एक विद्यालय के छात्र, पुलिस, इन्होंने एग्जाम्पल भी देखो दे रखा है कि एक विद्यालय के छात्र और पुलिस बल के सदस्य या सैन्य बल एक ही प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, तब ये कहा जा सकता है कि वे सभी यूनिफॉर्म में हैं। विविधता के समान ही एकरूपता भी एक सामूहिक संकल्पना है। जब व्यक्तियों का एक समूह समान विशेषताओं से युक्त हो, मतलब जुड़ा हो समान विशेषताओं से, चाहे वह
भाषा, धर्म या किसी और आधार पर हो, वह उस संदर्भ में एकरूपता का परिचायक होता है। परंतु जब हमारे बीच व्यक्तियों के ऐसे समूह हों जो अलग अलग प्रजातियों, धर्मों और संस्कृतियों से जुड़े हों, तब ये विविधता का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। D.N. मजूमदार के एक पुस्तक जिसका शीर्षक रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया है। इस पुस्तक के शीर्षक में प्रयुक्त के बहुवचन में दिए गए शब्दों रेसेस और कल्चर सिर्फ कल्चर नहीं पर ध्यान दें। इन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें इंडिया कल्चर के बारे में बताया गया है। इस तरह विविधता का अर्थ है विभिन्नता, जो अलग अलग हो, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के लोग एक ही जगह पर एक ही देश में रहते हों, जैसे अपना भारत। तो भारत में समाज के रूपों को समझने के लिए इसका अर्थ समूह संस्कृतियों की विविधता से है। जो समूह में रहते हैं और संस्कृतियों की बात की जाए तो उसकी डिफरेंस से है। भारत में ऐसी विभिन्नताओं की बहुलता है, बहुत बड़ी संख्या में आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। हमारे यहाँ प्रजातीय, धर्मों, भाषा और जातियों और संस्कृतियों की विविधता है। यहाँ पे आपको हर तरह की डिफरेंस मिलेगा। यही कारण है कि भारत अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको हर धर्म के लोग मिलेंगे, हर जाति के लोग मिलेंगे। तो उसी चीज़ को इन्होंने कहा है कि भारत इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग, हर तरह के जाति के, हर धर्म के लोग आपको मिलेंगे। एकता का अर्थ जानते हैं अब। एकता का अर्थ एकीकरण होता है, जो एक जुड़ाव हो, कह सकते हैं एक समूह के रूप में कह सकते हैं। ये एक ऐसी सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ये एक होने की भावना अर्थात हम एक हैं को व्यक्त करता है कि हम एक हैं। यह उस कड़ी का पर्याय है जो समाज के सदस्यों को एक साथ जोड़ कर रखती है। एकता और एकरूपता में कुछ अंतर है। एकरूपता में पहले से यह मान लिया जाता है कि समानता होगी ही। इसमें एकरूपता में ये समानता होगी ही, परंतु इसमें पहले ही मान लिया जाता है कि हम एक हैं। जैसे आप स्कूल जाएंगे तो सभी स्टूडेंट एक यूनिफॉर्म में दिखेंगे, तो उसमें पहले ही मान लिया जाता है कि समानता होगी ही, परंतु एकता में ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार एकरूपता पर आधारित भी हो सकती है और नहीं भी। एकता का जन्म एकरूपता से ही हो सकता है। दुर्खाइम ने इस तरह की एकता को यांत्रिक पारस्परिक निर्भरता कहा है। इस तरह की एकता जनजातीय समाजों और पारंपरिक समाजों में पाई जाती है, जिसमें लोग रहते हैं, अलग अलग जनजातियों के लोग होते हैं, उन समाजों में ज़्यादातर ये पाया जाता है। और पारंपरिक बात की जाए तो उनमें भी पाया जाता है, पारंपरिक समाजों में भी, परंतु पारस्परिक निर्भरता के रूप में उल्लेख है। मैं आप सभी को बता दूं, इन्होंने अपने विचारों को इन्होंने रखा है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा। मैं आपको इतना है कि मैं आपको इसको समझा दूंगी अच्छे से। इस प्रकार की एकता आधुनिक समाज की विशेषता है। इन्होंने एकता के बारे में बताए हुए पूरा बॉक्स बना रखा है, उस पर समझा रखा है। एकता पर आधारित दुर्खाइम के विवरण के अनुसार क्या है एकता? यांत्रिक पारस्परिक निर्भरता जनजातीय समाजों में पाई जाती है और समानताओं पर आधारित है। दुर्खाइम के विवरण के अनुसार साव्य पारंपरिक निर्भरता आधुनिक समाजों में पाई जाती है। एकरूपता के प्रकार के बारे में बताया हुआ है इन्होंने। ध्यान रखने वाला तथ्य ये है कि एकता एकरूपता पर आधारित हो। जो एकता है वो एकरूपता पर ही आधारित हो।
ये आवश्यक नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि एकता एक रूपता पर ही आधारित हो। जैसा कि पहले कहा गया है कि एकता एकीकरण की ओर इंगित करती है। जो एकजुटता में विश्वास रखती है उसको ही एकता कहा जाता है। एकीकरण का अर्थ असमानता की अनुपस्थिति कदापि नहीं है। निस्संदेह ये उस बंधन का पर्याय है जो अलग अलग समूहों को एक दूसरे से बांध कर रखती है। अलग अलग समूहों को, जैसे भारत की बात की जाए तो ये एकता के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पे सभी लोग अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग हैं, लेकिन सभी में एक एकता है। अब जैसे हम पढ़ेंगे भारत में विविधता के रूप। विविधता के रूप कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि विविधता के रूप कौन कौन से हो सकते हैं, जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है कि भारत में विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रकार की प्रजातीय, भाषाएं, धार्मिक और जाति आधारित है। आइए अब हम इनमें से प्रत्येक पर विस्तार से चर्चा करें। अब बहुत अच्छे से इसमें आपको समझ में आएगा कि भारत में जो विविधताओं के रूप हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार हैं। तो शुरू करते हैं प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता, आपने भारत में विभिन्न प्रजातीय वाले व्यक्तियों को देखा होगा। प्रजाति, रेस, ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनमें त्वचा का रंग, नाक का आकार, बालों के प्रकार आदि कुछ स्थायी शारीरिक विशेषताओं मौजूद होती हैं। हर्बर्ट रिजले ने भारत के लोगों को 7 प्रजातीय समूह में बांटा है। 7 तरह कह सकते हैं कि इन्होंने स्टडी किस पे किया, बालों पर, किसकी नाक किससे मैच करती है, इस तरह इन्होंने कौन किस तरह का है इन्होंने इस पे और 7 प्रजातीय समूह में इन्होंने बांटा। जैसे तुर्की ईरानी, भारतीय आर्य, शक्र द्रविड़, आर्य द्रविड़, 5वां है मंगोल द्रविड़, मंगोलाव, 7वां है द्रविड़। इन 7 को इन्होंने बांटा। इन 7 के बारे में क्या कहेंगे ये? इन 7 प्रजाति समूहों को कम कर के 3 मूल समूह अर्थात भारतीय आर्य, मंगोली एवं द्रविड़ में बांटा जा सकता है। इन्होंने उन 7 को इकट्ठा किया और 3 समूह में ही अभी अच्छे से इन्होंने ये बता देंगे कि किस प्रकार कौन से लोगों की कहाँ, जैसे किसी किसी के लोगों के आप देखेंगे एकदम बाल एकदम घुंघराले होते हैं, नाक बड़ी होती है, सिर चौड़ा होता है। तो उस सब चीज़ों के बारे में ये विस्तार से बताएंगे किससे कौन सा मैच करता है। उनकी विचारधाराओं में अंतिम 2 समूह जनजातीय भारत की प्रजातीय संरचना में देखे जा सकते हैं। हर्बर्ट रिजले 1891 की जनगणना सक्रिय में पर्यवेक्षकों ये और जनगणना से लिए गए आंकड़ों के आधार पर उन्होंने प्रजातीय का वर्गीकरण किया। जनगणना हुई और उनके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया, बांटा। वस्तुतः ये वर्गीकरण शारीरिक विशेषताओं पर आधारित न होकर भाषा प्रकार पर आधारित था। अंतः वर्गीकरण की इन कमियों के कारण रिजले की काफ़ी आलोचना की गई। J.H. हटन, D.H. मजूमदार और B.S. गुहा, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों की इन्होंने अपनी अपनी राय दी है। जो मेन होगा मैं आपको उसमें से बताऊंगी कि क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे अन्य प्रशासनिक अधिकारियों और नए वैज्ञानिकों ने भारतीयों का अधुनातन प्रजातीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया है जो इस क्षेत्र में अब तक किए गए अनुसंधान पर आधारित है। हटन और गुहा के वर्गीकरण 1931 की जनगणना सक्रिय पर आधारित है। इन लोगों ने भी अध्ययन किया। जैसे B.S. गुहा ने 1952 में 6 प्रजातीय समूह के निर्दिष्ट किए। फर्स्ट था निगोटो। ये निगोटो से आप याद रखें कि इनमें आपको पता चल जाएगा कि निगोटो कौन सी, इनकी बालों के बारे में पता चलेगा, इनका फेस कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट इन्होंने बताया है निगोटो, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, तीसरा है मंगोलाव, चौथा है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में रहने वाले और पश्चिम लघु कपाल, और 6वां है उदीच्य।
यहाँ आपको केवल ये बताया जाएगा कि इन विभिन्न प्रकारों का अर्थ क्या है। इन मुद्दों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हमें शारीरिक मानव शास्त्र की तकनीकी बातों में उलझना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने थोड़ा ही विवरण उसके बारे में दिया है। यहाँ हमें सिर्फ भारत में व्याप्त प्रजातियों की विविधताओं को जानने की आवश्यकता है कि डिफरेंस क्या है। जैसे निगोटो में आप पढ़ेंगे, निगोटो काले रंग वाले प्रजातीय समूह के लोग होते हैं। ये काले रंग वाले प्रजातीय समूह के लोग होते हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। उनकी त्वचा का रंग काला होता है, बाल घुंघराले होते हैं, होंठ जो होते हैं मोटे होते हैं। दक्षिण भारत में कदार, अगर दक्षिण के साउथ में बात की जाए तो कदार, इरुला और पनियन जैसी कुछ जनजातियां पाई जाती हैं जिनमें निगोटो जैसे विशिष्ट लक्षण मौजूद हैं। आपको ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन आप दक्षिण तरफ जाएंगे तो आपको इन्हीं तरह के कई लोग, आपको इन्हीं के जैसे घुंघराले बाल, होंठ मोटे, इन जैसे लोग आपको दक्षिण की तरफ आपको मिल जाएंगे। दक्षिण जनजातियों में ये मिल जाएंगे। तो वही चीज़ों इन्होंने बताया है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलिया निगोटो के बारे में हमने जाना कि ये कहाँ से हैं। ये अफ्रीका में पाए जाते हैं और इनका दक्षिण के लोगों के मैच करता है अगर बात की जाए। आगे बढ़ते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट, ये प्रजाति वह नरजातीय समूह है। नरजातीय का अर्थ होता है अलग अलग, जो अपने लिए फेमस हो, अपने क्षेत्र में फेमस हो, उसे कहते हैं नरजातीय। जैसे साउथ के लोग अपने साउथ के लिए फेमस हैं, उनको हिंदी नहीं आती लेकिन वो फिर भी फेमस, उनकी अपनी भाषा है, उनका अपना कल्चर है, तो इसी को ही नरजातीय कहा जाता है। तो यह प्रजाति वह नरजातीय समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी और दक्षिण एशिया के द्वीपों के अन्य लोग शामिल हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया के द्वीपों के अन्य लोग शामिल हैं। इस समूह के प्रतिनिधियों में जापान के आइनू, श्रीलंका के वेडू और मलेशिया के सकाई आते हैं। भारत में मध्य भारत की जनजातियां इसी प्रजातीय स्रोत की मानी जाती है। सेवभूमि बिहार के हो या विदर्भ प्रदेश के भील ऐसी ही जनजातियों के उदाहरण हैं। मंगोला प्रजाति एशिया की एक मूल प्रजाति समूह है। कहाँ की? एशिया की एक मूल प्रजाति समूह है मंगोलाब। इसमें उत्तरी और पूर्वी एशिया के लोग भी शामिल हैं। उत्तर के और पूर्व एशिया के और उत्तर की लोग भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने बताया हुआ चीनी जैसे जापानी, बर्मी, एस्किमो, ये सभी जो इन लोगों के बारे में इन्होंने कहा है। अमेरिकी इंडियन इसी प्रजाति में आते हैं। अमेरिका के जो इंडियन की बात की जाए वो इसी प्रजाति में आते हैं। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जनजातियों में लघु कपाल मतलब छोटे सिर वाले लघु कपाल वाले मंगोलों समूह हैं। मंगोला प्रजाति से थोड़ा ही अंतर रखने वाले दूसरा प्रजातीय समूह ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है। भारत में मंगोला प्रजातीय रचना का सबसे अच्छा उदाहरण मिगिड प्रोडो समूह के जनजातियां एवं आगामी नागा हैं। भूमध्य सागर की बात की जाए, यहाँ के लोग कैसे होते हैं तो वहाँ के जानते हैं। भूमध्य सागरीय प्रजाति समूह शारीरिक विशेषताओं से जुड़ी है, अर्थात ये सफ़ेद रंग वाली प्रजाति है। कौन सी? ये सफ़ेद रंग वाली प्रजाति है और मध्यम या नाटा कद होता है इनमें, दुबला पतला शरीर होता है। कहाँ के? भूमध्य सागर के। लंबा सिर होता है जिसका कपालिक नाप 75 से कम होता है। सिर की अधिकतम लंबाई की तुलना में अधिकतम गहराई से 100 गुना अनुपात में होता है इनका। और गहरा रंग इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। इनका गहरा रंग ही इनकी शारीरिक विशेषताएं हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो भूमध्य सागर के जो लोग हैं
या इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात की जाए तो इनका ये नाटे होते हैं, इनका कद नाटा होता है और ये दुबला पतला शरीर होता है इनका सफ़ेद रंग होता है। इस तरह आप इनके बारे में अगर आता है तो आप इसकी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आपको पता रहेगा। पश्चिम लघु कपाल। अब पश्चिमी लघु कपाल निम्नलिखित 3 उपसमूह में विभाजित है। 3 उपसमूह मतलब 3 उसमें बांटा गया है। पहला है अल्पनायाड। अल्पनायाड गुजरात में बनिया जाति के लोगों और बंगाल में कायस्थों में ये उप समूह देखने को मिलता है। कहाँ पे? गुजरात में बनिया जाति के लोगों और बंगाल में कायस्थ में ये उप समूह देखने को मिलता है, जिनकी शारीरिक विशेषताओं में चौड़ा सिर होता है, मध्यम कद होता है, मतलब न ज़्यादा लंबा न ज़्यादा छोटे, मध्यम कद होता है, हल्की त्वचा के रंग के ये होते हैं। अल्पनायाड ये कहाँ पे होते हैं? पश्चिमी लघु कपाल, पश्चिमी तरफ की बात की गई है। दूसरा है डेनारिक। इनका सिर चौड़ा होता है, लंबी नाक होती है, लंबा ही कद होता है, त्वचा का गहरा रंग होता है आदि इनकी विशेषताएं हैं। और यह उपसमूह बंगाल के ब्राह्मणों और कर्नाटक के अब्राह्मणों में देखा गया है। अब्राह्मणों मतलब जो ब्राह्मण नहीं है, तो कर्नाटक के अब्राह्मणों में देखा गया है और बंगाल के ब्राह्मणों में ही देखा गया है। डेनारिक। आगे बढ़ते हैं। आर्मीनियाई तुल्य। इनकी शारीरिक विशेषता डानरिक के ही समान है, मतलब इन्हीं के समान है। डेनारिक जैसा इनका चौड़ा सिर होता है, लंबी नाक होती है, लंबा कद होता है, त्वचा का गहरा रंग होता है, इनकी विशेषताएं हैं। और ये कहाँ पे है? ये बंगाल के ब्राह्मणों में और कर्नाटक के जो ब्राह्मण नहीं हैं उनसे मैच करते हैं। तो ये बंगाल के लोग जो बंगाल के ब्राह्मण हैं ये कहाँ से मैच करते हैं? कर्नाटक के जो ब्राह्मण नहीं उनसे इनका शारीरिक कह सकते हैं मैच होता है। और इसी प्रकार आम्नियाई तुल्य। इनकी शारीरिक विशेषता डेनारिक के समान है, मतलब ऊपर जो हमने पढ़ा उसी के समान है। इनके सिर का पिछला भाग ज़्यादा ही चिह्नित तथा नाक उभरी हुई और पतली होती है। इनकी नाक बम्बई के पारसी उप प्रजाति में ये विशिष्ट लक्षण देखा जा सकता है। कहाँ पे? बम्बई में, बम्बई के लोगों में आप इसको देख सकते हैं। उदिच्य में अंतर उदिच्य जैसे नॉर्डिक कह सकते हैं प्रजातीय वे हैं जिनमें लंबा कद होता है, लंबा ही सिर होता है, त्वचा और बाल का रंग हल्का तथा नीली आँखें पाई जाती हैं। इनमें क्या होता है? इनमें नीली आँखें पाई जाती हैं। देखिए नीली आँखें। ये प्रजाति यूरोप के स्कैंडिनेवियन, डेनमार्क, स्वीडन और आइसलैंड देशों में पाई जाती हैं। ये लोग ये भारत में व उत्तर भारतीय के विभिन्न भागों में, विशेषकर पंजाब में आपको दिखेंगे। और कहाँ दिखेंगे? राजपूतों में ये आपको ऐसे दिखेंगे। चित्राल के खो, रेड, काफिर और खताश इस समूह की कुछ प्रतिनिधित्व प्रजातियां हैं। अनुसंधान बताते हैं कि नार्डिक या उदिच्य प्रजाति के लोग भारत में मध्य से होते हुए शायद दक्षिण पूर्व रूस तथा दक्षिण पश्चिम साइबेरिया से आए हैं। ये जो लोग हैं ये दक्षिण पूर्व और रूस तथा दक्षिण पश्चिमी साइबेरिया से ये लोग आए हैं। तो हमने इनके बारे में जाना कि इनका किस तरह मैच करते हैं, इनके डिफरेंस के बारे में जाना। आगे पढ़ते हैं। भाषाएं विविधता, भाषा के आधार पर जानते हैं और आपको अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। क्या आपको मालूम है कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? जी.एन. ग्रिसन ने इस तथ्य का पता लगाया था कि भारत में 179 भाषाएं और 544 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी? 544 बोलियां बोली जाती हैं। दूसरी ओर 1971 की जनगणना में और 1652 भाषाएं रिपोर्ट की गई, मतलब 1652 कह सकते हैं रिपोर्ट
भाषाओं की बात की जाए तो उसको इन्होंने इकट्ठा किया। आंकड़े बताते हैं जो मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं, कितनी मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। आपको इस व्यापक भाषाई विविधता को देखकर आश्चर्य हुआ होगा। ये सभी भाषाएं समान रूप से भारत में सब जगहों पर नहीं बोली जाती हैं, बल्कि इनमें से कुछ जनजातीय भाषाएं कुल जनसंख्या के 1% है। कुल जनसंख्या का 1% है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 18 भाषाएं दी गई हैं। ये है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सारी भाषाओं की बात की जाए तो ये भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 18 भाषाएं दी गई जो हमने अभी पढ़ी। 1991 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार इनमें से हिंदी कुल जनसंख्या के 39.85% लोगों द्वारा बोली जाती है। बांग्ला की बात की जाए, तेलुगु तथा मराठी लगभग 8 द्वारा, तमिल तथा उर्दू 6 क्रमशः 6, 26 तथा 5.22 द्वारा बोली जाती है। मतलब कह सकते हैं कि बांग्ला की बात की जाए तो कह सकते हैं कि जो तमिल और उर्दू है, ये देखिए, ये तमिल और उर्दू की बात की, तमिल 6.26 लोगों द्वारा बोली जाती है, जबकि उर्दू की बात की जाए तो 5.22 लोगों द्वारा ये बोली जाती है। और बाकी सारी भाषाओं को 5 से भी कम लोग बोलते हैं। 5 से भी कम लोग बोलते हैं। स्पष्ट है कि हिंदी भाषियों की संख्या में वृद्धि हुई है। मतलब कह सकते हैं कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, हिंदी ज़्यादा लोग बोलते हैं। तुलना के लिए आइए 1971 के आंकड़ों पर एक नज़र डालें। 1971 की जनगणना के अनुसार इन 15 भाषाओं में हिंदी हमारी कुल जनसंख्या की बात की जाए, कुल जनसंख्या की 9.65% व्यक्तियों द्वारा बोली जाती थी। बंगला, तेलुगु और मराठी प्रत्येक लगभग 8% से भी कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती थी। मतलब अगर बात की जाए तो ये बहुत कम जनसंख्या द्वारा ही बोली जाती थी। उपयुक्त संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाएं दो भाषा परिवार की है, भारतीय आर्य और द्रविड़। मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु 4 प्रमुख भाषाएं हैं। आर्य परिवार की भाषाएं भारत की कुल जनसंख्या के 75% व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हैं। कौन सी? भारत की बात की जाए तो आर्य जो परिवार की जो भाषाएं हैं वो भारत की कुल जनसंख्या का 75% व्यक्तियों द्वारा ही बोली जाती हैं। जबकि अगर बात की जाए जबकि 20% बात की जाए 20% जनसंख्या द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलती हैं। कितनी? 20%। इस भाषाई विविधता के होते हुए भी हमारे बीच एक संपर्क भाषा रही है। यद्यपि समय समय पर इनमें विभिन्नता पाई जाती रही है। मतलब डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन काल में संस्कृत संपर्क भाषा थी। संस्कृत जो बात की जाए एक संपर्क भाषा थी। मध्यकाल में अरबी हुई। पुरानी बात की जाए प्राचीन काल में हम संस्कृत का ज़्यादा यूज़ होता था। धीरे धीरे मध्यकाल आया, उसमें अरबी का यूज़ होने लगा तथा फारसी का यूज़ होने लगा। वर्तमान की बात की जाए तो हमारे समय में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग संपर्क और प्रशासनिक कामों के रूप में किया जाने लगा है। तो पहले प्राचीन भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मध्यकाल में फारसी आई, अरबी आई और वर्तमान में बात की जाए तो इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक विविधता। भारत
अनेकों अनेक धर्मों की भूमि है, मतलब आपको यहाँ पे हर धर्म के लोग मिलेंगे। यहाँ हमें अलग अलग धर्मों और मतों के अनुयायी मिलते हैं। विशेषता इनमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी हैं। आपको ये मालूम है कि हिंदू धर्म भारत का प्रमुख धर्म है। जो हिंदू धर्म है ये भारत का प्रमुख धर्म है। 1981 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म मानने वालों का अनुपात कुल जनसंख्या का 82.64% था। दूसरे स्थान पर इस्लाम धर्म था, जिसके मानने वालों का प्रतिशत 11.35 था। इनके बाद ईसाई धर्म प्रचलन के बाद इनके बाद ईसाई आया, फिर सिख धर्म आया, फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का स्थान आता था, जिनके मानने वाले क्रमशः 2.53%, 1.96%, मतलब आपकी बात की जाए तो अगर हिंदू की बात की जाए तो 2.43%, अगर बात की इस्लाम की तो 1.96%, और इसी तरह 0.7% इन्होंने आंकड़े बताए हुए हैं कि किस प्रकार कितने लोग कितने प्रतिशत में धर्म को मानते थे। बहुत कम अनुयायियों वाले धर्मों में यहूदी, पारसी और बाहरी धर्म आते हैं। जो बहुत ही कम की बात की जाए तो मानने वालों में इनकी आंकड़ों की बात की जाए तो ये कम है इनके, जिसमें यहूदियों में पारसी और बाहरी धर्म के जो आगे बढ़ते हैं। 1991 वर्ष आते आते हिंदू धर्म के मानने वालों की संख्या में थोड़ी कमी आई। अब धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी आई, जबकि अन्य धर्मानुयायियों की संख्या में थोड़ी सी बढ़त की गई, मतलब संख्या बढ़ गई। तो हिंदुओं की बात की जाए तो उनमें संख्या कम हो गई, जबकि अगर बात की और धर्मों के लोगों की तो उनमें संख्या बढ़ गई। 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 82.41% हिंदू धर्म मानते हैं, 1.67% इस्लाम और 2.32% ईसाई धर्म को मानते हैं। सिख, बौद्ध, जैन धर्म को मानने वालों का प्रतिशत क्रमशः 1.99, 0.77 और 0.41 है। जो कौन है? सिख, बौद्ध और जैन धर्म, इनके आंकड़े ये दिए गए हैं। अन्य धर्मों को मानने वालों में 0.43% है जो अन्य धर्मों को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक धर्म के अंतर्गत संप्रदाय है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में कई संप्रदाय है, जिनमें शैव हैं, शाक्त है और वैष्णव शामिल है। ये संप्रदाय हैं। इनके अलावा धार्मिक पुनरुद्धार आंदोलन से भी उत्पन्न कुछ संप्रदाय है, जैसे आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, रामकृष्ण मिशन है आदि। विगत दिनों में राधा स्वामी, साईं बाबा जैसे कुछ नए पंथ उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी में बट गया कह सकते हैं, और सिख धर्म नामधारी और निरंकारी में बट गया। जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में, और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटे हुए हैं। हिंदू और मुस्लिम भारत के प्राय सभी नगरों में पाए जाते हैं। अन्य अल्पसंख्यक, मतलब जिनकी संख्या कम हो, अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों जिनकी जनसंख्या कम है, धर्मों को मानने वाले अपने अपने विचार के अपने अपने विस्तार क्षेत्र हैं। दक्षिण भारत के 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, तथा उत्तर पूर्व की बात की जाए, उत्तर मतलब जम्मू टाइप की उत्तर की तरफ बात की जाए, पूर्व मतलब जैसे बिहार, तो उत्तर पूर्व के नागालैंड राज्यों में ईसाई धर्म की बहुत मजबूत स्थिति है। कहाँ पे? नागालैंड। आप बिहार की तरफ मैं आपको इशारा कर रही हूँ कि अगर आपको समझ में ना आए उत्तर पूर्व कौन सी दिशा है, तो पूर्व की समझ लीजिए कि बिहार की ओर मैं बात बता रही हूँ आपको। तो वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पे आपको ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। सिख मुख्यतः पंजाब में आपको ज़्यादा मिलेंगे, बौद्ध महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलेंगे, जैन उत्तर प्रदेश में आपको ज़्यादा मिलेंगे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र व गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अधिकांश शहरी केंद्रों में ये पाए जाते हैं। तो आपने सब समझा।
तो हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। देखो प्रश्न दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, तो हम यहाँ शुरू करेंगे नेक्स्ट। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।